रोलिंग। होमलैंड टेलीविजन देखने वालों को ब्रजनाथ बेताब का प्यार भरा नमस्कार। साक्षात्कार नाम के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ भाषाविद और कश्मीरी भाषा और संस्कृत भाषा के प्रकाश स्तंभ आदरणीय श्री बद्रीनाथ कला जी हैं। आइए उनसे उनके जीवन और योगदान के बारे में जानते हैं। कला साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो शुभार है ठीक शुभा। अच्छा, मेरा सौभाग्य है आज आपसे भेंट हो रही है आपके घर पे। कृपा आपका बहुत योगदान है, मेरी समझ में नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूं। आपसे विनती है, आप स्वयं अपने बालक अवस्था के बारे में और अपने कश्मीर के निवास के बारे में बताइए। शुरू में आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म तो श्रीनगर में हुआ है। श्रीनगर में कहाँ? श्रीनगर गणपतियार में। गणपतियार में हुआ है। और मेरे पूज्य पिताजी का नाम पंडित बुद्धलाल कला अपने समय के ज्योतिषी थे और वहाँ ही मेरा पालन पोषण तो वहाँ ही हुआ है। और दुर्भाग्य से मेरी माता का देहांत छोटी अवस्था में हुआ है, तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है, मैंने उसको देखा नहीं है। फिर पिताजी ने मेरा पालन पोषण किया है जब तक मैं बड़ा हो गया हूँ। और फिर बड़ा होकर मैं यहाँ राजकीय संस्कृत पाठशाला थी, जो इस वक्त गवर्नमेंट ओरिएंटल कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है, बागी दिलावर खान में, वहाँ उन्होंने भेजा। वहाँ से मैंने प्राग विशारद और शास्त्री की परीक्षाएँ पास की है, उत्तीर्ण किए हैं कश्मीर विश्वविद्यालय से। और बाद में मैं एक अध्यापक के रूप में वो परमानंद जी ने वहाँ श्रीनगर में अपनी सुपुत्री के नाम पर एक बड़ा महाविद्यालय खोला था, श्री रूपा देवी शारदा पीठ। तो 2 साल तक मैंने वहाँ काम किया है। वहाँ शास्त्री तक वहाँ हम पढ़ाते थे। बहुत सी लड़कियाँ पास हो गई है। और वहाँ संस्कृत के धुरंधर विद्वान जो थे, प्रिंसिपल थे, वो दयाराम शास्त्री थे। और वहाँ से निकलकर फिर मैं वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में मेरी नियुक्ति हो गई है। सबसे पहले मेरी नियुक्ति जो है वो तो त्राल नामक गाँव में हुई है। वहाँ 3 साल तक, वहाँ 10वीं कक्षा तक मैं पढ़ाता था, गवर्नमेंट हाई स्कूल त्राल। और त्राल से फिर मैं दूसरे स्कूल में गया हूँ, क्रू में था एक स्कूल, वहाँ भी मैंने काम किया है। और वहाँ से फिर मैं कल्चरल अकेडमी में गया, जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी। और वहाँ वो कश्मीरी भाषा का प्रोजेक्ट था, वहाँ मैंने 12 साल तक काम किया है। और वहाँ कश्मीरी भाषा के 7 खंड प्रकाशित हुए हैं। कश्मीरी भाषा के कोश जो बना हुआ है वो पर्शियन स्क्रिप्ट में है, जो जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने जो अप्रूव लिपि की है उसमें लिखा हुआ है। और वहाँ मैंने 12 साल तक काम किया है। और मैंने उन 7 खंडों में 45,000 कश्मीरी शब्दों की व्युत्पत्ति दी है, इटमोलॉजी दी है। मुझे आप पूछ सकते हैं इस वक्त भी कोई शब्द मैं उसकी इटमोलॉजी बताऊंगा, कौन सा फारसी का है, कौन सा प्राकृत का है, कौन सा अरबी का है, कौन सा संस्कृत का है। वो बाद में पूछता हूँ। पहले मैं आप भावुक हो गए। साधारण सी बात है, अपने माता पिता के बारे में हर बच्चा बालक ही रहता है, चाहे वो कितना बड़ा हो जाए। और आपको मैं बालपन में वापस ले जाना चाहता हूँ। ठीक। वो जो समय आपके बचपन का था, हमारे परिवार सब इकट्ठे रहते थे उस समय का। कुछ उस समय के बारे में बताइए, कितना बड़ा परिवार था, कौन कौन लोग थे आपके परिवार में, कैसा वातावरण था वो? मेरे परिवार में बदकिस्मती से मेरा परिवार बहुत ही छोटा था।
और वैसे तो उस समय के लोग सम्मिलित परिवार के जॉइंट फैमिली के रूप में रहते थे, और हमारा परिवार भी था। मेरी माता तो नहीं थी, एक तो बहन और पिताजी थे। इसके अतिरिक्त तो कोई परिवार में नहीं था। कुटुंब तो इतना ही आप अपने माता पिता की पहली संतान हैं? नहीं, मैं दूसरा हूँ। मेरी बहन पहले आपसे बड़ी है? बड़ी बहन है, हाँ। आपको जब शुरू में उन्होंने पाठशाला भेजा, क्या पढ़ाया आपको वहाँ पाठशाला में? क्या पढ़ाया गया? कौन सी भाषा थी? क्या क्या था वहाँ? तो राजकीय संस्कृत पाठशाला जो थी, वहाँ केवल उस वक्त संस्कृत पढ़ाया जाता था, यही भाषा पढ़ाई जाती थी। और मैंने भी वहाँ ही विधिपूर्वक वो प्रवेश पाकर, एडमिशन लेकर, मैंने पहले प्राज्ञिकी भाषा, प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत, प्राज्ञिकी परीक्षा पास की है, फिर विशारद, हाई प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत, फिर शास्त्री, ऑनर्स इन संस्कृत। ये 3 परीक्षाएं मैंने पास की। आपकी रुचि थी या जबरदस्ती आपको लगा कि नहीं अब तो पाठशाला भेजा, पढ़ना ही पड़ेगा? नहीं, मेरी भी रुचि थी ही, क्योंकि जिस वक्त में मेरे पिताजी हमेशा जिस वक्त पूजा पाठ करते थे, वो संस्कृत के श्लोक और पंचस्तवी आदि पढ़ते थे। मैं उससे बहुत ही प्रसन्न होता था। वो संस्कृत भाषा मुझे बहुत ही मीठी लग गई, और इसलिए तो मैंने चाहा कि मैं संस्कृत ही पढूं। और ये भी सुना मैंने कि आपके जो पिताश्री थे, उनकी जो वाणी थी बड़ी मधुर थी, उनका कंठ बहुत ही लगता माँ सरस्वती का वास है उसमें। कितना प्रभाव था आपके जीवन पर, आपके बचपन पर उनके जीवन का? हाँ, उनके मेरे जीवन पर उसका बहुत ही प्रभाव पड़ गया है, क्योंकि उसकी जो वाणी थी वो बहुत ही गदगद वाणी थी, और उसमें चुंबक की शक्ति थी। जैसे मैग्नेट में शक्ति होती है, उसी तरह से उसकी वाणी में शक्ति थी, और उस वाणी ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया था। और मैं भी उसी के, हालांकि उसके समकक्ष में कुछ नहीं हूँ। वो जिस वक्त कोई श्लोक पढ़ते थे तो बहुत ही अंदाज से सस्वर वाचन रीडिंग करते थे, और मैं भी उसे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, और मैं भी उस अंदाज में पढ़ सकता हूँ श्लोक। आपके पिताश्री अपनी तरह के एक विद्वान तो थे ही, तो उनके पास में भी कई और विद्वानों का आना जाना रहा होगा उस समय। कुछ स्मरण है? कौन लोग थे जो आपके घर में आते थे, जिनके साथ आप मिले हों? हाँ, थे उस वक्त। मसलन ये था रैनावारी का वो गोविंद भट्ट शास्त्री, वे बड़े धुरंधर विद्वान थे, और वो भी आया करते थे। और इसी तरह से वो लक्ष्मी नारायण खुरू, वो भी आया करते थे। उनके पास तो बहुत से पंडित आ जाते थे। और पीताम्बर शास्त्री जो रैनावारी के थे, वे भी आते थे। और मुकुंद राम शास्त्री जो गीता प्रवचन करते हैं, इस वक्त भी उनका वो प्रसारण होता है मंगलवार के दिन, तो वो भी हमारे यहाँ आया करते थे। तो इस तरह से वो एक परिवार का सा ये वातावरण था। संस्कृत भाषा के संदर्भ में कैसा वातावरण था उस समय कश्मीर में? कश्मीर में उस वक्त संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि थी, बहुत ही रुचि थी। और क्योंकि उस वक्त जो मेरे साथ जो सहाध्यायी थे पाठशाला में, बहुत ही उनकी संख्या थी। प्राज्ञ में 20 लड़के थे, विशारद में 25, शास्त्री में भी 20-25 विद्यार्थी शास्त्री पढ़ते थे। कन्याएं भी थी? नहीं, कन्याएं नहीं थी। कन्याएं वहाँ थी रूपा देवी संस्कृत रूपा देवी शारदा पीठ में, जहाँ मैंने 2 वर्ष तक पढ़ाया, तो वहाँ कन्याएं भी थी। हाँ, तो एक धारणा आजकल ये नई अब चलाई जा रही है, जानबूझकर मैं समझता हूँ, कि कश्मीरी भाषा जो हम आज बोलते हैं, जो कश्मीरी भाषा का आज का स्वरूप है, वो कश्मीरी भाषा नहीं है। संस्कृत की उसकी जननी नहीं है। अच्छा। कुछ लोगों की अवधारणा ये बनी हुई है या जानबूझकर बनाई जा रही है कि संस्कृत कश्मीरी भाषा की जननी नहीं है। आपका क्या मत है? मत तो ये है, जो कुछ हम बोलते हैं ये आश्चर्य की बात है, लोग जानते नहीं है। वो अनकॉन्शियसली वो संस्कृत ही बोलते रहते हैं। उसमें आप मुझे बताइए, कोई चेयर मकर, हता चेयर मकर, चिरम्मा करो,
तोतमक्य तप्तम मा खाद्य तोतम तत्र मा गच्छ, ये जो वर्ब जो है, जो संस्कृत के क्रियापद है, वो सब इसमें गछून, पकून, नियरून, ख्योन, चोन, ये सब संस्कृति है। और हमारे ये जो वार है, ये आज बृहस्पतिवार है, आज शुक्रवार है, शनिवार है, सिर्फ जुमा जो है, जिसको हम शुक्रवार भी कहते हैं, जुमा भी, ये अरबी शब्द है। बाकी जितने भी शब्द है, जो कुछ हम बोलते हैं अनकॉन्शियसली, हम संस्कृति बोलते हैं, तत्सम और तद्भव के रूप में। तत्सम हुआ मसलन नस, ये तत्सम शब्द है, नासिका नस से ही है, कान करण, ये तत्सम शब्द है, दांत तत्सम से हाथ बना, हाथ से हाथ बन गया है, ये तत्सम है। इसी तरह से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द भी शब्द है जो तत्सम से ही निकले हुए, मसलन ग्याव, घृतम, घृतम ग्याव बन गया, दुग्धम द्वाद, ये तद्भव शब्द है। तद्भव और तत्सम शब्दों के ही हम इसी के संदर्भ में हम संस्कृत बोलते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। माता ललेश्वरी की जो हम रचनाएं हैं, वाक जब हम पढ़ते हैं, उसकी भाषा, हम आज ये माना जाता है, जो भाषा विज्ञानी हैं वो ये कहते हैं, भाषा शास्त्री हैं, वो ये कहते हैं कि ललतिद ही एक अंत है, एक जो दौर गुजरा है भाषा के, और वहां से एक कश्मीरी भाषा शुरू हुई है। इसमें आपकी सहमति है? जरूर। देखिए ना, 14वीं शताब्दी में तो ललतिद का जन्म हुआ है। ललतिद के जितने भी वाक है वो सब संस्कृत में ही है। और वो और बहुत से ऐसे, लेकिन भाषा इतनी सरल है कि हमारी भी समझ में थोड़ी सी मेहनत से आ जाते हैं। बिल्कुल जो कठोर शब्द नहीं है, संस्कृत के बिल्कुल ऐसे शब्द नहीं है जो हमारी समझ में नहीं आएंगे। जैसे मुझे एक वाक्य अभी याद आ रहा है, वर्ण वर्णम कुनि वात्सुन नेब्रदुग्नम अंदर असुन, ये तो सब हमारी भाषा है। सुई में गोम वात्सुन तमी हुतु नंगे। हाँ, तो ये तो बिल्कुल हमारी भाषा है। ये तो जरूर हमारी भाषा ही है। संस्कृत तो देखिए ना, ये जो हमारे 12वीं शताब्दी के कलहन के समकालीन बिल्हन हुए हैं, बिल्हन जो खनुओं के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने विक्रमांक देवचरित में, अपने महाकाव्य में इसके विषय में बताया है भाषा के। यत्र स्त्रीणाम अपि किम अपरम जन्म भाषावतेव प्रत्यावासम विलसति वचा संस्कृतम प्राकृतम च। यहाँ संस्कृत और प्राकृत ही भाषा बोली जाती थी, ऐसा ही ये हमारा कश्मीर है। कुमकुम देशा नाम, कुमकुम देश में है। सोहोदरा कुमकुम केसरानाम भवंत नूनम कविता विलासा न शारदा देशम अपाश दृश्य तेषाम नेत्र मया प्रोर्वा। जहाँ केसर है वहाँ क्या कविता का विलास नहीं है। जहाँ कविता का विलास है वहाँ केसर नहीं है। लेकिन इन दोनों का समन्वय मैंने कश्मीर में ही देखा, कश्मीर के बिना कहीं नहीं देखा है। ऐसा ही उन्होंने। तो हमको ये एक धारणा को अब नकारना बिल्कुल चाहिए कि कश्मीरी की जननी संस्कृत नहीं है। ये किसी राजनीतिक षड्यंत्र के उसमें हो रहा है, आप ऐसा मानते हैं? जरूर उसमें वो राजनीति आती है। राजनीति की वजह से ये जो बताते हैं, तो वैसे तो मैंने बताया है कि आपको मैंने ये भी दिए हैं उसके उदाहरण। ये सब जो है ये संस्कृत ही है। हम जो बोलते ही हैं, हमारे क्रियापद गसुन परुन लेखुन ख्योन चोन, ये सब क्रियापद जो है ये भी है। और इसी तरह से एडजेक्टिव जो इसके विशेषण है, क्रुहुन कृष्णा क्रुहुन, क्रुहुन वजुल उज्ज्वला वजुल न्यूल नीला छोट श्वेता, ये सब इसके एडजेक्टिव जो है। अच्छा, बेई बेई बुयू बुया, बुयू बुया कहते हैं, बेई बेगस, ये सब संस्कृत में ही है और कुछ नहीं। और मिडीवल पीरियड तक ये संस्कृत भाषा ही थी। और मिडीवल पीरियड में इस्लाम आने के बाद उसमें फिर फारसी और अरबी का सम्मिश्रण हुआ है। जैसे मैं बताऊंगा, जैसे खेमेंद्र ने लोक प्रकाश लिखा है, और खेमेंद्र के लोक प्रकाश में संवत्सरे अत्र प्रेनापते कदले रैजी अमकी न बलक बाल चीरिका दत्ता यथा ख्वाजा अमकम प्रति सलाम बंदगी दद नियम थी। इसमें सलाम अरबी है, बंदगी है,
पर्शियन है, इट इज़ कनेक्टेड विद वंदना, वंदना से इसका रूट है। मतलब है ये मिश्रित भाषा के रूप में बाद में मिडीवल पीरियड में इसका इस्तेमाल होने लगा है। उससे पहले जो था वो युग जो था वो संस्कृत में है। आपने कोश की बात की, कश्मीरी भाषा के जो एटमोलॉजी की आपने बात की, 45,000 शब्द। कितने शब्द हैं जो अब हमारी आज की कश्मीरी भाषा में, जो हमारी मातृभाषा है और जिसका मुझ जैसा अनपढ़ आदमी भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है, कितने शब्द अभी संस्कृत के रहे हैं और कितने शब्द जो हैं संस्कृत के समाप्त होकर, लुप्त होकर अब अरबी और फारसी के शब्द, कितना प्रतिशत आया होगा? मेरे मतानुसार तो कम से कम 70%, 70% शब्द जो है वो संस्कृत के हैं और 30% जो है वो फारसी और अरबी के हैं। ये मेरी धारणा है। जो कुछ हम बोल रहे हैं वो तो हम संस्कृत ही बोलते हैं। और मिडीवल पीरियड के बाद 14वीं शताब्दी के इस्लाम के आने से फिर अरबी फारसी आ गया। खास करके जो एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द है, अदालत के शब्द है, वो सब मुकदमा, वो साहिल, ये सब अरबी शब्द है। और इसमें पर्शियन भी है। पर्शियन और संस्कृत का आपस में बहुत ही मिला है। जैसे मेहर है, मेहर संस्कृत शब्द है, इसको कहते हैं सूरज को कहते हैं, मेहर इसको कहते हैं। और दंत संस्कृत में है, दंत फारसी में है। जीभ पर्शियन है, जिह्वा संस्कृत है, अच संस्कृत है, अक्षी से, कान संस्कृत है, करना। अच्छा, एक आज के दिन की, आज के युग की बात करते हैं, जो पलायन के कारण एक वातावरण हमारे समुदाय का एक अलग से बना और लोग कश्मीरी नहीं बोल पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, और उसी का कारण है कि हम ये कार्यक्रम भी कश्मीरी भाषा में ना करके हिंदी में कर रहे हैं। आज क्या किया जा सकता है आपके अनुभव के आधार पे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो इसकी और उनकी रुचि बढ़े अपनी मातृभाषा की ओर? इसके लिए तो ज़रूरी है कि सरकार जो है वो गवर्नमेंट जो है तो वो कंपलसरी कश्मीरी भाषा कम से कम 6 क्लास तक रखे। छठी जमात तक वो गवर्नमेंट कश्मीर में। नहीं, हम कश्मीर में नहीं है ना कला साहब। मैं अपने समुदाय की बात करता हूँ जो विस्थापित जीवन गुजार रहे हैं। चाहे जिनको जबरदस्ती निकाला गया जो कहते हैं, या जो स्वेच्छा से बाहर गए हैं। हम लोगों के साथ एक विडंबना ये है ना कि हम कहाँ पढ़ें कश्मीरी, हम कहाँ कश्मीरी भाषा, तो हम कहाँ जाके पढ़ें, कौन से स्कूल में पढ़ें? ये विचार बहुत गंभीर विचार है और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इस विचार को आप जरूर विचारिए इस बात को। और कला साहब से पूछते हैं उनका मत क्या है, कैसे किया जा सकता है? ये एक विडंबना है हमारे लिए, एक समस्या है, ये एक प्रॉब्लम है। हम किस तरह से अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को हम ये सिखाएं? ये तो थोड़ा डायरेक्ट सा प्रश्न पूछता हूँ। ये तो आप अपने घर में आपके बच्चे जो आपके पोते हैं, हाँ, वो क्या कश्मीरी बोलते हैं? कैसे उन्होंने सीखा? विडंबना तो ये तो हैरानी तो ये है, हम घर में कश्मीरी करते ही नहीं है। चाहे वो कोई हो, मुसलमान भी हो, वो भी घर में वो उर्दू में ही सब कुछ बच्चे को सिखाता है, उर्दू में ही कहता है आओ इधर जाओ। ये कश्मीरी साहबों ने छोड़ ही दिया है उस भाषा को। ये एक विचारणीय प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है कि इस पर क्या करें, कैसे हम अपनी मातृभाषा को पुनर्जीवित कर सकते हैं, फिर रिवाइवल कर सकते हैं अपने घरों में और विस्थापित होने के बाद। तो वैसे हमें चाहे कि हम अपने घरों में बच्चों को कश्मीरी ही सिखाएं, कश्मीरी के माध्यम से ही बात करें। लेकिन हम कश्मीरी माध्यम से बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ उर्दू में ही, हिंदी में ही बात। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कला साहब, अगर आप आज्ञा दे तो मैं बताऊं।
अपने देखने वालों को। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि अगर घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो बड़े लोग हैं, अगर वो आपस में वार्तालाप मातृभाषा में करेंगे, बच्चों को आपको सिखाने की, जबरदस्ती सामने बिठाकर समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आपस में बात कीजिए, बच्चा अपने आप सीख लेता है। मैं सही कह रहा हूँ? सही, ये बात सही है कि जिस वक्त हम कहेंगे उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, वो भी खुद ही समझेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं बच्चे को कहूँ जाओ भोजन लाओ, बतांस त्रेशंस। अच्छा, भाषा से अब हम इधर आपके जीवन की तरफ और वापस लौटते हैं। अच्छा। आपने संस्कृत भाषा का जो है अपना जीवन, नहीं अध्ययन तो आपने किया, अच्छा। समर्पित कर दिया आपने अपना जीवन संस्कृत भाषा के प्रति। आपने कश्मीर में विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया, आपने जम्मू में, कुछ उस बारे में बताइए, कहाँ कहाँ आप पढ़ाते रहे और संस्कृत का कौन सा विशेष विषय आपको प्रिय रहा? संस्कृत तो मैंने पहले भी बताया है कि जिस विस्थापित होने से पहले मैं रूपा देवी शारदा पीठ में शास्त्री तक संस्कृत पढ़ाता था। वहाँ के विद्यार्थी महिलाएं भी थी, उनको मैंने पढ़ाया। और इस वक्त भी वो राज दुलारी है, वो एक प्रतिष्ठित पद पर है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। और इस प्रकार से मैं तो पढ़ाता था। अब ये सेवानिवृत्त आप कब हुए? मैं सेवानिवृत्त 10 साल पहले आज मैं हुआ हूँ जम्मू से। उस समय कहाँ थे आप? जम्मू से मैं हुआ हूँ, उस वक्त मैं जम्मू में ही था। नहीं, कहाँ, कौन से संस्था में पढ़ाते थे जब जहाँ से सेवानिवृत्त? मैं तो संस्कृत डिपार्टमेंट जम्मू का जो था, जम्मू विश्वविद्यालय का जो था, तो मैं वहीं पढ़ाता था। और वहाँ से जो माइग्रेंट स्टूडेंट भी आए थे, उनको भी मैं वहाँ जम्मू विश्वविद्यालय में पढ़ाता था। आपने संस्कृत के अतिरिक्त शारदा लिपि पे बहुत काम किया है। पहले तो मैं अपनी जानकारी के लिए भी और शायद देखने वालों के लिए भी, कि कुछ लोग, मैं क्षमा चाहता हूँ ऐसा कहने में, कुछ लोग शारदा को एक भाषा मानते हैं। शारदा वास्तव में लिपि है। लिपि है, ये गलत बात है, गलत धारणा है। लोग कहते हैं इसको भाषा तो नहीं, ये स्क्रिप्ट है। ये जैसे रोमन स्क्रिप्ट है अंग्रेजी के लिए, उसी पर है ना। रोमन स्क्रिप्ट में अंग्रेजी जो है वो रोमन स्क्रिप्ट। आप इसके विशेषज्ञ हैं, हमें इस बारे में विस्तार से बताइए। शारदा लिपि कब विकसित हुई, कैसे हुई, और उसके बाद में अपभ्रंश होते होते शब्द कैसे बिगड़े, और शारदा से हम संस्कृत की और कैसे आए, क्या कारण रहे होंगे? वैसे तो जो कश्मीर है, ये तो शारदा पीठ के नाम से ही संसार में प्रसिद्ध है, सीट ऑफ लर्निंग। वहाँ शारदा की ही ये सरस्वती भगवती प्रत्येक रूप से थी। और शारदा मैंने तो वहाँ ही मैंने पिताजी से सीखी है, वो संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे। और शारदा लिपि भी जानते थे। शारदा भाषा नहीं है, शारदा स्क्रिप्ट है। और शारदा लिपि मैंने उनसे ही सीखी है। और फिर मैंने इस लिपि का मैं विस्तार होना चाहता हूँ, इसका फैलाव हो, विस्तार हो भारत में। इसके लिए मैंने गाइड भी लिखा है शारदा लिपि पर। इसका उद्गम विकास कब से हुआ है, क्या हुआ है, ये मैंने लिखा है। इस पर पेपर भी मैंने लिखा। कब हुआ है कुछ बताइए। अच्छा, हमको भी। तो ये गाइड भी मैंने लिखा है कि ताकि लोगों को पता चलेगा। शारदा जो है, शारदा का विकास तो हुआ है। पहले तो वहाँ शारदा ही कश्मीर में शारदा लिपि ही प्रचलित थी। शारदा लिपि के हमें बहुत से शिलालेख भी मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। ज़ैनुल आबिदीन का भी मिलता है, जो वहाँ है। बहुद्दीन साहब की जो वो कब्रिस्तान है, उसमें ये कब्रें जो है, उन कब्रों पर शारदा लिपि में ही लिखा गया है। ये जो रहनावारी क्षेत्र के पास में जो है ना, जो है, तो इसके नीचे जो है, तो वहाँ तो शारदा लिपि में ही उसके, ये तो अमीर सतैन ने भी इसकी ओर संकेत दिया है
की शारदा लिपि का प्रचलन था। तात्पर्य ये कि बड़शाह ज़ैनुल आबदीन के समय तक शारदा लिपि वहाँ प्रचलित थी शुरू थी। हाँ हाँ, ये तो शुरू से ही शारदा लिपि प्रचलित थी। बाद में फिर देवनागरी बाद में आ गया, शारदा लिपि पहले थी, नागरी सिक्र बाद में आ गया है कश्मीर में। क्या कारण रहे होंगे कि शारदा लिपि का बाद में प्रयोग नहीं रहा? इसका कारण है, एक तो उसके लिए तो कोई ज़्यादा, इसके लिए तो गवर्नमेंट का भी मतलब है ना कि अगर कोई स्क्रिप्ट आगे बढ़ाना हो, कोई भाषा बढ़ानी हो आगे, उसको प्रोत्साहन देना हो, अनकरेज करना हो, उसका विस्तार करना हो, एक्सपेंड करनी हो कोई ज़बान, कोई लिपि, उसके लिए सरकार का भी ये ज़रूरत है, उसकी मदद भी ज़रूरत है। तो देखो ना, यहाँ कल ये तो मैंने एक टॉक भी दिया है इस पर, शारदा लिपि पर जम्मू में। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि इसका विस्तार हो जाएगा, अगर कल्चरल एकेडमी चाहिए वो इसका विस्तार कर सकती है। तो जिस तरह से वहाँ उन्होंने कैलीग्राफी जो है, वहाँ जो कैलीग्राफी जो है उर्दू की, जिस तरह से उसका विस्तार करते हैं, अगर इसका विस्तार भी करना चाहें वो इससे आपने कहा करना चाहे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्यों चाहें, क्यों करें, लाभ क्या होगा इससे? अगर हम आज के युग में कंप्यूटर के और इंटरनेट के और साइबर के युग में अगर आज हम शारदा लिपि को विस्तार दें, नए से शुरू करें, लाभ क्या होगा? लाभ तो इसका ये है, जो रिसर्चर हो, जो संस्कृत में रिसर्च करना चाहता हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये पढ़ना, इसके बिना वो रिसर्च नहीं कर सकता है। आप हम देखते हैं जर्मनी में भी इस पर रिसर्च हो रहा, आपने भी बताया इसकी ओर, लेकिन ये हर एक जगह, ये बरतानिया में भी, जर्मनी में भी और अन्य विदेशों में भी इसका विस्तार होने लगा है। और जो रिसर्चर है वो इसके बिना आगे नहीं जा सकता अगर उसका रिसर्च यानी आपका मेरा ख्याल है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कला साहब ये कहते हैं कि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, चाहे वो ग्रंथ किसी भी विषय के हैं, वो ग्रंथ जो उनकी पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपियाँ उनकी शारदा लिपि में लिखी हैं। यदि हम अपने पुराने समय को, अपनी धरोहर को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को, या अपने पुराने समय के अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में अगर हम शोध करना चाहते हैं, तो हमारे लिए शारदा लिपि जानना आवश्यक है। शारदा, हाँ बताइए आप। और इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर रिसर्च डिपार्टमेंट में 5000 शारदा लिपि की पांडुलिपियाँ हैं। आज वही मैं कह रहा था, आज हमारे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे मेरे स्वयं के साथ में भी ये दिक्कत आई, मैं कालिदास का एक जो शाकुंतलम जो ड्रामा है उसके सिलसिले में कश्मीर यूनिवर्सिटी गया था। मैंने उनसे कहा, मुझे आप दिखाइए, आपके पास क्या पुरानी पांडुलिपियाँ हैं हस्तलिखित। उन्होंने दिखाए वो सब शारदा में। तो अब मुझे तो शारदा का अ नहीं आता, तो मैं वो प्रोजेक्ट आगे चला ही नहीं सका। और जैसा कि आप कह रहे हैं, सिर्फ वहाँ कश्मीर विश्वविद्यालय में नहीं, हमारी कई जगह ऐसी शारदा लिपि में लिखित पांडुलिपियाँ हैं जिनमें हमारी धरोहर छिपी हुई है। बर्लिन में है, बर्लिन में। उस धरोहर को बाहर निकालने की, सामने लाने की बड़ी आवश्यकता है। ये शारदा लिपि की बात है। आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत सारे अनुवाद किए हैं, जिसमें मेरी समझ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुवाद जो आपने किया है वो वितस्ता महात्म्य का अनुवाद है, उस बारे में बताइए। अभी तो मैंने किया है, वितस्ता महात्म्य का है, जो मैंने कि पुस्तक भी आपको दिखाई है। मतलब ये है कि इसका अब मैं इसको प्रिंट भी करना चाहता हूँ ताकि लोगों तक जाए, वो उनकी धारणा जो है इसके विषय में क्या हो। तो इसके लिए भी समय लग जाएगा, 1 महीने 2 महीने तक मैं उसका प्रकाशन करूंगा, उसको पब्लिश करूंगा। और इसके अतिरिक्त भी मैं चाहता हूं कि मेरी देखिए पुस्तकें आ गई। ये देखिए, ये मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा
क्योंकि ये जो हम जिस अनुवाद की बात करते हैं, जो वितस्ता महात्मा की बात है, ये अनुवाद उन्होंने किया है, कला साहब ने, अंग्रेज़ी भाषा में है। और मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि हम जो लोग हैं, अब हमको शारदा लिपि तो आती नहीं, संस्कृत भी नहीं आती, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। और आपने जो अंग्रेज़ी में अनुवाद करके इसको सुरक्षित कर दिया है, इसके लिए मैं पूरे समुदाय की ओर से आपको बधाई भी देता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। मेरी आशा है ये बहुत जल्दी से छप जाएगा, और छपने के बाद में ये लोगों तक, ये देखिए, ये जो पेंटिंग है, चित्र है, ये माँ शारदा का है। ये वितस्ता, ये हाँ, क्षमा चाहता हूँ, ये वो वितस्ता, हम वितस्ता महात्मा की ही बात करते हैं। तो वितस्ता जो है उनकी ये तो मैंने इसका श्लोक भी लिखा है अपन। और ये जो चित्र है, किसने बनाया होगा? ये तो वितस्ता भगवती जो है ना, वो मछली पर है। नहीं, ये चित्र किसका बनाया होगा, कुछ आपको? हाँ, किसने? ये तो उन्होंने नित्यानंद शास्त्री रिसर्च वालों ने जो उन्मेष वो छपाते हैं, जी जी, उसकी प्रति मेरे पास थे, उसी से मैंने ये कहा। नहीं, उससे आपने काटा। ये किसके रचयिता कौन होंगे, कुछ आइडिया आपको इस बारे में? किसके? इस पेंटिंग के, ये जो वितस्ता नहीं, अच्छा, आप इसके श्लोक के बारे में बताइए। मैंने बताया ना कि मैंने इसका नौमि मीना सनाम देवीम वितस्ताम पापहारिणीम हर्षूल समुत्पन्नाम पार्वती रूपधारिणी। वितस्ता का मतलब आपको पता नहीं है, किसी को नहीं है, ये लोग जानते नहीं। वितस्ता को कश्मीरी में है व्यथ कहते हैं, और इट इज कनेक्टेड विडोस्पर्थ इन ग्रीक। अच्छा, वितस्ती का मतलब कहते हैं कि भगवान शंकर ने जिस वक्त त्रिशूल से जो मापा, त्रिशूल गाड़ दिया है, हाँ। त्रिशूल गाड़ दिया जमीन में, और वितस्ती कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, छुंगनी से अंगूठे तक मेजरमेंट को, माप को वितस्ती कहते हैं। वितस्ती में जिस वक्त उसने त्रिशूल गाड़ दिया है, तो वहाँ से पानी निकल गया है, उसका नाम वितस्ती से निकलने के कारण इसका नाम वितस्ता पड़ गया है। ये कश्मीरी में इसको व्यथ कहते हैं। और फिर ये पाकिस्तान में वहाँ ये झेलम जो है, वहाँ झेलम के साथ मिल जाती है, इसलिए इसको दरियाई झेलम भी कहते हैं। वस्तुतः इसका नाम वितस्ता है, और इसका वर्णन वेदों में भी है। नदी वेदों, ऋग्वेद के नदी सूक्त में है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। अच्छा, उसके नदी सूक्त में है, ये में गंगे यमुने सरस्वती वितस्तया, उसमें भी इसका वर्णन है। ये बहुत ही पुरानी वितस्ता है, वितस्ता को कहते हैं, कहेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये आपके जो शारदा लिपि पे आपने इस बारे में बताइए, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये इन्होंने जो इसको हम प्राइमर कहेंगे, जो शारदा लिपि में कला साहब ने बनाया है, गाइड। शारदा शिक्षक इन्होंने इसका नाम रखा है, और शारदा गाइड, ये तो हाँ, ये सब ही है ना देव इसको। और नागरी सिक्योरिटी में भी इसमें दिया है, नागरी सिक्योरिटी में, ताकि लोग देवनागरी के माध्यम से शारदा सीखेंगे। कला साहब, आपने कई सारे कोश निर्माण में आपका योगदान है। जैसे जो हमारा भारत सरकार का हिंदी विभाग है, त्रिभाषा कोश आपने बनाया, उस बारे में बताइए। ये तो त्रिभाषा कोश है, 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। उसमें सह संपादक मैं रहा हूँ। ये हिंदी, अंग्रेजी और कश्मीरी दोनों स्क्रिप्टों में, उर्दू में भी है, और नागरी स्क्रिप्ट में भी है, दोनों में ही, दोनों लिपियों में और दोनों भाषाओं में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ये प्रकाशित किया है। ये तो किया है। और इसके अलावा मैंने द्विभाषिक वार्तालाप पुस्तिका लिखी है, हिंदी कश्मीरी गाइड लिखा है, जो हिंदी के माध्यम से या उर्दू के माध्यम से कश्मीरी सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी वो गाइड है। द्विभाषिक वार्तालाप पुस्तिका उसका नाम है, हिंदी कश्मीरी गाइड है।
एक मेरी समझ से जो कला साहब ने एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण काम किया है, वो काम है अनुवाद का काम भी किया है ना मैंने। जो विद्यार्थियों के अचीवमेंट पब्लिश ऑन द शोर, जो शिक्षा विभाग में इनके लिए ये जो हायर सेकेंडरी में पाठ्य पुस्तकें उन्होंने निर्धारित की थी, उनका अनुवाद मैंने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए किया है। वो कपूर ब्रदर्स की तरफ से, वो दूसरा था अली मोहम्मद एंड सन्स किया है, इसलिए उर्दू वो तवारीख हिंद, उसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है। इस प्रकार से लोगों के हिंदी प्रचार प्रसार के लिए तो मैं ये काम करता रहा। कला साहब, मैं जो बात कर रहा था, जो मेरी दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण काम आपने किया है, वो ये है कि आपने कश्मीर के जो संस्कृत के विद्वान हैं उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में इस पुस्तक में हाँ लिखा है। बताइए उस बारे में। इस बारे में मैंने इस पुस्तक में जितने भी 1866 से 1966 तक, यानी 100 साल, इसका नाम है ही ऐसी शत के संस्कृत विद्वान साहब। मैंने ये जो है ये विश्व संस्कृत शताब्दी ग्रंथ है। वर्ल्ड में संस्कृत कहाँ से, वर्ल्ड में कहाँ से संस्कृत की प्रगति हुई है, संस्कृत किन किन लोगों का योगदान है उसमें, इनका योगदान क्या क्या है, ये मैंने इसमें लिखा है। जैसे डॉक्टर बलजीनाथ पंडित का है, इसी तरह से प्रोफेसर पृथ्वीनाथ कुशुक का है योगदान है, और ये है जगदर्शी जाडू का है, और इसके अलावा डॉक्टर राधा कृष्ण काव का है, जिन्होंने ये शारदापीठ विश्व सीरीज की वो त्रैमासिक वो पत्रिका प्रकाशित करते थे। इस तरह से कला साहब ने बहुत काम किया है, और संक्षिप्त में इसका वर्णन करना संभव नहीं है, परंतु कला साहब के काम की बहुत सराहना हुई है, और इसी सराहना के संदर्भ में कला साहब को राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है। कला साहब, हाँ किया है। नहीं, इसके अतिरिक्त एक बात ये है कि 2 साल पहले जो ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे कवि सम्मेलन होता है, सर्वभाषा कवि सम्मेलन 25 जनवरी को हर साल होता है। 2 साल पहले मेरी कविता जो थी, मैं पढ़ूंगा वो दो तीन मिसरें, 2-3 पंक्तियां मैं पेश सुनाऊंगा। तो उसका अनुवाद हो चुका है, उसका प्रसारण सब भाषाओं में हुआ है, वो मैं पढ़ूंगा। वो सौभाग्य हमारा। सुजले सुफले सुवने सुजने जय भारत मातर नाथ गुणे, सुजले सुवने सुजने मुनि वृंद विभूषित पुण्यवने, कवि ब्रांग सुगुंजत कीर्ति बरे जन, कोटि सुवंदित पाद युगे, जय भारत मातर नाथ गुणे। वंदे मातरम। वाह, बहुत आनंद आया। एक ये बात नहीं पूछूंगा तो मुझे लगेगा कुछ कमी रह गई। क्या आप यहाँ फरीदाबाद में प्रसन्न हैं कश्मीर छोड़कर? वैसे तो अगर पूछा जाए तो प्रसन्न नहीं हूँ। अपनी मातृभूमि को छोड़कर जननी जन्मभूमि से स्वर्गाथ गरी ऐसी अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़ चढ़ कर है। यहाँ तो हम दिन काट रहे हैं, वो आनंद कहाँ है? कश्मीर का है। कश्मीर का वातावरण, कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य वो कहाँ फरीदाबाद में है। इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। चलो जी, आप दिन काटने हैं, ये हमारा दुर्भाग्य, वहाँ से निकल गए हैं या निकाले गए हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। हम सब के लिए ये एक बहुत भावनात्मक विषय है, पर बात कभी कभी निकल आती है। पूछना चाहूँगा कला साहब आपसे, जो आपकी सृजन रचना की प्रक्रिया है, कश्मीर से बाहर आने के बाद
वो क्या किसी तरह से प्रभावित हुई? नहीं, उसमें कोई नहीं चीज आ गई उतनी वैसे जितना मैं वहाँ काम करता था, यहाँ जो गर्मी का माहौल है, यहाँ गर्मी के माहौल में उतने आदमी लिख सकता, पढ़ नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा सा अब संतोष है, संतोषा परमम सुखम, हम संतोष ही करना है और क्या करेंगे यार। जीवन सुरक्षित लगता है इसलिए। हाँ, इसीलिए जीवन सुरक्षित है और इसी काम में लग जाता है और दिन काटते हैं। क्या इच्छा हो रही है मन में कश्मीर को लेकर? किसके लेकर? कश्मीर, मातृभूमि को लेकर, कश्मीर वापस जाने के संदर्भ में क्या इच्छा है? क्या मन क्या कहता है? मन कहता है कि वहाँ हम जाए, वहाँ रहे, बस इतना ही अब हमारी इच्छा है, यही हमारी डिज़ायर है, हमारा अभिलाष, यही तमन्ना है, यही तमन्ना हम चाहते हैं कि ये तमन्ना हमारी पूरी हो जाए कि हम वापस कश्मीर जाए। कला साहब, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये इच्छा और हम सब की ये इच्छा पूरी हो, ईश्वर करे, तथास्तु। आप सबको पुनः नमस्कार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए शुभमस्तु। नमस्कार जी, नमस्कार। चलो सुई फिजा सुई शेह जारी जिसे प्रसाद याद प्यों याद प्यों जिंदगी भर का प्रसाद है, जिंदगी भर खाना है। चलो बेहवा सुई सुई फिजा सुई बेहवा सुई सुई फिजा सुई शेह जारी याद क्यों याद क्यों याद क्यों याद क्यों सुई मुश्क बे सुई बहारी याद क्यों याद क्यों याद क्यों याद क्यों माज हुंद तसले छुयत निंदर यते स्वर्ग चीवान माज हुंद तसले छुयत निंदर यते स्वर्ग चीवान शेह लटकन होनी हंग सुई शेह लटकन होनी हंग सुई काट न्यारी याद क्यों याद क्यों याद क्यों याद क्यों
खुशी